सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आप तक आ रही है? चलिए शाबाश, वेरी गुड। आज सभी के लिए क्लास लगाई है हमने जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जग गए इसका मतलब जगे हुए हो, शाबाश, वेरी गुड। ऐसी जगे रहिए। सुप्रभात। आज हमारी ये महा रिवीजन क्लास चलेगी। आप हमारे साथ रहिएगा, पूरे समय से साथ रहिएगा और आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो रिमाइंडर में लगाएंगे आपको, और आप उनसे बेनिफिट भी लेंगे, 100% लेंगे। क्वेश्चंस भी लास्ट में कराएंगे और जो है वो रिवीजन भी होगा, दोनों बातें होंगी। तो पूरा क्लास रेगुलरली वे में रहेगा, तो इसलिए आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप रहिएगा, क्लास को लीव नहीं करिएगा। चलना इसी तरीके से है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको रिमाइंड कराना जरूरी है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप सभी लोग जो भी साथी हैं क्लास में हमारे आ चुके हैं, सभी का स्वागत है जी। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं ज्वाइन कर लें। आज हमने अपने क्लास को महा रिवीजन क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेटर चल रही होगी, बहुत ही बेटर चल रही होगी। आज आप की बहुत सारी अगर कोई चीज रहेगी तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी चीज नई बिल्कुल नहीं पढ़िए। इस समय अगर 2-4 क्वेश्चन के लिए आपने बहुत बड़े क्वेश्चन का समय खराब कर दिया तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। इसलिए आप कोई भी नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? कोई भी नई चीज नहीं पढ़िएगा आप लोग। कारण ये है कि अगर आपने नई चीज पढ़ी तो आप ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर आप जो है वो मेंटल लेवल जो आपका सोचने का है, थिंकिंग पावर है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ में पढ़ते रहिएगा और जो भी आपको आ रहा है उसको रिवाइज करते रहिएगा। नई चीज पर हाथ डालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे आप, कारण है कि नई चीज आपको परेशान कर सकती है, ठीक है जी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस महा रिवीजन क्लास की। पहले तो मैं एक बार ये चेक कर लूं कौन कौन लाइव सेशन में आ चुके हैं। भानु जी हैं, दिलीप हैं, सुनील कुमार जी हैं, राहुल, अजय, नीरज, मंजीत, प्रीति, अनमोल, सीमा, तृप्ति, संजीव, सुरेश, सोनाली, पारुल, सभी लोग हैं, प्रगति, अंशु, नवीनानंद, स्वाति, दीक्षित, ठीक, शाबाश। जितने भी लोग हैं मैसेज डाल दीजिए जी, मैसेज डाल दीजिए अपने ग्रुप में कि क्लास स्टार्ट हो गई है। अपने कोर्स में जाकर के क्लास को ज्वाइन करें। अधिकतर लोगों की समस्या ये रहती है, अधिकतर लोगों की समस्या ये रहती है कि उन्हें जो है पता ही नहीं उनका क्लास कौन सा है ना। टिकट ले लिया है पाकिस्तान जाने का और अमेरिका की फ्लाइट पर बैठने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जानकारी रहती नहीं है पूरी। तो इसलिए सभी लोग अपने पहले क्लास में जाकर के सर्चिंग करिए कि आप किस क्लास में हैं, उसमें क्लास आपको मिलेगी, ठीक है जी। यहां पर कोई महासंग्राम बैच का है कैंडिडेट? महासंग्राम बैच का कैंडिडेट कोई है? यस करिए, नो करिए। कोई महासंग्राम बैच का कैंडिडेट कोई
हैं आप लोग महासंग्राम बैच से हैं? ठीक, शाबाश। ठीक, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि महासंग्राम लाइव शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। ठीक, क्योंकि आज बहुत सारे बैचेस मैंने महासंग्राम पर लाइव चल रही है ना। ठीक है, बहुत सारे बैचेस कनेक्ट किए हैं और अधिकतर लोगों को इस पर लिया है बैच पर, क्योंकि सभी का बेनिफिट हो, चाहे वो जी। चलिए ठीक, शाबाश। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं फिर। चलिए बस अभी शुरुआत करते हैं। चलो भाई, हम लोग एक्चुअल में जो शुरुआत करने वाले हैं वो ये है कि महा रिवीजन का मतलब है हम बिल्कुल लाइन से चलेंगे, और लाइन से चलने का मतलब है हम इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको रिमाइंड कराते हुए चलेंगे कि क्या आपने ये पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ लिया है तो फिर आप इसे पढ़ लीजिए, अभी समय है। बहुत सारी चीजें आपको परेशान करेंगी, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद तो होती हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको याद नहीं आती हैं, आपको याद नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, आप ये बात ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की। देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज जो लगातार मिस करते हैं बहुत दिनों से, ये वाला टॉपिक हम शुरुआत से चलेंगे बिल्कुल, इसलिए घबराइएगा नहीं, आप पेशेंस बनाए रखिएगा और वो पेशेंस आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहली बात ये है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या जो एक्सरेज गामा रेज इनका ऑर्डर आपने याद किया है। अगर आपने ऑर्डर नहीं याद किया है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इनका ऑर्डर जरूर याद कर लीजिए। तो नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ऑर्डर बहुत दिनों से रिपीट नहीं मारा है, तो यहां पर शुरुआत से चल रहा हूं, इसलिए अपनी समस्या आप बाद में बताइएगा। सब चीजों वहां तक पहुंचूंगा जहां तक आप सोच रहे हैं, जहां तक आप सोच रहे हैं वहां तक मैं पहुंचूंगा, इसलिए अभी अपनी समस्या को जाहिर ना करिएगा। ठीक, ना पहुंचे तो बताइएगा, क्योंकि 3 घंटे का समय अच्छा खासा होता है। देखो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ऑर्डर जरूर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ऑर्डर आपको जरूर पढ़ लेना है, ये एग्जाम में संभावित है। अब आपको मैंने बताया था, याद भी होगा, कोसी गामा का कॉस्मिक है ना, कॉस्मिक रेज होती हैं। कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। मैंने बताया था आपको, इन का मतलब IR इन, और उसके बाद माइक्रो इन माई, कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो, यही तो है इंफ्रारेड, और उसके बाद आपका माइक्रो, उसके बाद आपका रेडियो वेव आ जाती है, फिर लॉन्ग रेडियो वेव। यही एक तरीका है, आप अपने ढंग से भी याद कर सकते हो। यहां पर ये जरूरत नहीं है कि कैसे याद किया है, याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी रिपीट बहुत दिनों से नहीं हुआ है, इसकी संभावना है इस ऑर्डर में। अब ये ऑर्डर आपको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, और एनर्जी के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, दोनों संभावना है। और एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोली जाती है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, इसको अपने ढंग से आप वहां सॉल्व करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी काम करेगी कि वहां कैसे हमें एडजस्ट करना है। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी जो बहुत जरूरी, अक्सर लोग गलती कर देते हैं, मैं यहां बिल्कुल पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन टू द पॉइंट बात करूंगा।
आपको एक फार्मूला पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और वो फार्मूला आपका काम करता है किस पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, जिसे आप लोग E इज इक्वल टू, जिसे फार्मूले को आपने बोला था कि E इज इक्वल टू NH न्यू। ये फार्मूला आपको बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन एक खतरनाक संभावित क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये क्वेश्चन संभावित है यहां पर और ये खतरा बन सकता है, तो मेरी बात को गहनता से और ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कोई आपको यहां से बेनिफिट जरूर मिलेगा। यहां जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू आपको मिल सकती है, एन की वैल्यू हमेशा आप नोट करिएगा, एन की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 एंड सो ऑन तो जा सकती है, लेकिन एन कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आएगा। विल नॉट बी इक्वल टू, विल नॉट बी, अगर क्वेश्चन घुमा दिया गया, विल नॉट बी इक्वल टू अगर दे दिया जाए कि क्या वैल्यू 1.3 एच न्यू हो सकती है, तो आंसर नहीं में जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि क्या 4 पॉइंट, मतलब ये कट है, ये मल्टीप्लाई ना समझ लेना, मतलब इसको आप कट कर सकते हैं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसी तरीके से अगर आपके पेपर में आ गया कि 4.8 एच न्यू क्या संभव है, तो फिर भी मैं कट करूंगा, यानी कि ये आंसर संभव नहीं है। कारण क्या है, रीजन भी आपको बताए दे रहा हूं। रीजन ये है कि यही कंडीशन है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, अगर वैल्यू ये दे दी जाए और पूछा जाए कि ये क्वांटाइज्ड है कि नहीं है, मान लो E इज इक्वल टू आपको दे दिया गया 1 पॉइंट कुछ भी रख लीजिए 1.3 एच न्यू रख दिया गया, तो ये इट इज क्वांटाइज्ड और नॉट क्वांटाइज्ड बताइए? तो यहां पर लिखना पड़ेगा इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, नॉट क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये बात याद रखना, यानी यही क्वांटाइजेशन का पैटर्न है। अगर ये वैल्यू आती है, ठीक है, तो हमेशा ये इक्वल टू नहीं आएगी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर E इज इक्वल टू दे दिया जाए कि 2H न्यू, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। है ना बढ़िया क्वेश्चन, है ना बढ़िया क्वेश्चन? तो ये संभावित है, ऐसे क्वेश्चन इस बार पैटर्न पर लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको, हाँ, अब यहीं पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये वैल्यू आपकी जब भी ली जाएगी तो ये होल नंबर मल्टीपल होती है। एक बात और याद रखनी है, ठीक। हाँ, वो एनर्जी ये आपकी रेडिएशन के हिसाब से है। मैंने आपको यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, भाई कॉस्मिक की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, रेडिएशन कम है दिलीप। कॉस्मिक की एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी, और यहां पर रेडिएशन, यहां यानी कि वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। अक्सर लोग एक काम और गड़बड़ कर देते हैं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग एनर्जी में है, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करिएगा, मैंने इसलिए बोल दिया है। एक फार्मूला एच न्यू एनर्जी का है, एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर वी स्क्वायर जो भी लेते हो इनटू एच न्यू नॉट पर भी आप फोकस करिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस फार्मूले को भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, वर्क फंक्शन का फार्मूला ये बोला जाता है, याद रहेगा ना। मैं कोई मतलब फालतू बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं आज की इस वीडियो में, आपको सिर्फ यहाँ नेचुरल यानी कि जो आपका रेडियस है किसी भी nth ऑर्बिट का, ये नेचुरल क्वेश्चंस माने जाते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, और ये नहीं आए तो नहीं आएंगे और आएंगे तो आएंगे, बस इतना ध्यान देना। तो इसका मतलब है इसमें हम लोग ये वाला फार्मूला अक्सर लोग गलत कर देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड होता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.529 अपॉन जेड नीचे और ऊपर एन स्क्वायर लेंगे, और ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आती है,
ये एंगस्ट्रॉम में। अब इसको आप मीटर सेंटीमीटर ये आप जान लीजिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हो जाता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपसे किसी भी भाषा में पूछा जा सकता है और इंसान जल्दी में ऐसे सिली मिस्टेक क्वेश्चन करता है। और इसी के साथ एक फार्मूला और है जो आपको लगातार याद, मैं फालतू बिल्कुल भी किसी फार्मूले पर नहीं जा रहा हूं कि सर ये नहीं बताया, वो मैंने सब पढ़ा दिया है, मतलब ये जरूरी है। 1/λ इज इक्वल टू, अब यहां पर न्यू बार यानी वेव नंबर भी हो सकता है, RH इंटू जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के फार्मूले को भी अक्सर लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये टच में नहीं, क्योंकि अधिकतर वो वहीं फंसे रहते हैं। किसमें? वो अधिकतर क्वांटम नंबर में, इसी में फंसे रहते हैं। और ये सब चीजें जो हैं जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर उनकी नजर नहीं जाती है और गलती फिर यहीं से तैयार हो जाती है। मतलब आ रहा होता है फिर भी हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें जो मैं आपको आज गिना रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें गिनाऊंगा। अभी आपको हो सकता है लगे कि क्लास हल्की है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्लास स्ट्रांग होती चली जाएगी और आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं ये जरूरी था आज के लिए। ठीक है, एक तो ये ध्यान देने वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई। दूसरा, इस फार्मूले को भी मॉडिफिकेशन, न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन नॉर्मल आएंगे, न्यूमेरिकल नॉर्मल आएंगे, इसलिए आप इस पे परेशान ना होइए, समय वेस्ट नहीं करिएगा आप बिल्कुल भी। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उस फार्मूले को आप बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा P इज इक्वल टू ग्रेटर देन H/4 पाई। अब इस फार्मूले को कई फॉर्म में पूछा जा सकता है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू H/4 पाई। इस समय मैं न्यूमेरिकल पे कोई चर्चा नहीं करूंगा, 10 न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं आएंगे, इसलिए पेन मत लेना, जो आते हो करना, नहीं आते हो पेन टेंशन मत लेना। ठीक है, ये अब इसको किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर मान लीजिए आपको पूछा गया डेल्टा P इज इक्वल टू कर दिया H/4 पाई, है ना, 4 पाई डेल्टा एक्स, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो अगर डेल्टा वी के बराबर हो जाए तो एम की वैल्यू क्या आएगी। अगर तो एम की वैल्यू का मतलब हुआ ये दोनों वैल्यू अगर बराबर हो गई तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा H/4 पाई, और यहां पर या तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर में चला जाएगा 10 9 6 7 8, आर एच की वैल्यू जो होती है वो याद कर लो 10 9, ठीक है, 6 7 8, ऐसे करके याद करो, 10 9 6 7 8 याद कर लीजिए सीमा जी, याद हो जाएगी आपको वैल्यू, अभी याद हो गई होगी 10 9 6 7 8, ठीक है, याद कर लीजिए। यहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर m इज इक्वल टू H/4 पाई और डेल्टा वी स्क्वायर भी पूछा जा सकता है। यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होने का मतलब ही यही हो जाएगा कि ये एक दूसरे के फिर स्क्वायर बन जाएंगे। याद रहेगा ना, ये बहुत जरूरी था ये आपको बताने के लिए, कारण ये है कि ये क्वेश्चन भी संभावित बन जा रहा है एग्जामिनेशन में। दूसरी चीज आपको और बताएंगे कि अगर एनर्जी से रिलेटेड भी कंसेप्ट आपसे पूछा जाए, एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट भी अगर आपसे पूछा जाए तब भी आप रेडी रहिएगा उसको बताने के लिए, क्योंकि एनर्जी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी अक्सर मैंने पुराने पीजीटी के मॉडल पेपर्स में एनर्जी को देखा है, इसलिए आप उसे जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक फार्मूला मैं लिख दूंगा, बाकी आपको मैं हिंट भी करता चल रहा हूं कि कहां कहां नजर दौड़ानी है। पढ़ते सब हैं, क्या नहीं पढ़ना है ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है क्या नहीं पढ़ना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनर्जी का फार्मूला अगर आपको याद है ईएन के टर्म में तो जरूर याद रखिएगा। आप याद रखेंगे एनर्जी माइनस का क्या है याद है 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस टू दी पावर, ये वाला फार्मूला याद, बाकी तो सब याद होंगे आपको, लेकिन ये वाला फार्मूला अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। और मिस्टेक क्यों कर जाते हैं? क्योंकि कहीं स्क्वायर लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे, वैल्यूज गड़बड़ करेंगे, थोड़ी सी वैल्यू गड़बड़ हुई और कहानी फिर धुआं हो जाती है। 13.6 अपॉन हो जाता है एन स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और अगर आप इसे जूल में निकालना चाहें तो माइनस का आपका 21.7, दो भी आगे लिखना चाहो तो लिख दो, अपॉन जो हो जाता है एन स्क्वायर
और यहाँ पर जूल हो जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जूल। ठीक, तो ये फार्मूले भी अक्सर लोग इसलिए मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि ये रिवाइज नहीं किए होते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये वीडियो एग्जामिनेशन से पहले जरूर देखना, आपको बेनिफिट होंगे। 2-3 वीडियोस में लेकर के चल रहा हूं जिन पर मैं लंबा काम करूंगा और वो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर भी आप काम कर लेना थोड़ा सा, डेल स्क्वायर, क्योंकि ये श्रोडिंगर अक्सर जल्दी में गलत होती है। श्रोडिंगर गलत नहीं होती, श्रोडिंगर आपको आ रही होती है, लेकिन श्रोडिंगर जल्दी में गलत होती है, हमसे भी हो जाती है। हम भी जल्दी में कहीं कहीं स्क्वायर लगाना भूल गए, 8 पाई स्क्वायर m, यही है ना, यही है, बताइए, यही है इक्वेशन ना, h स्क्वायर और यहाँ पर e प्लस है माइनस है, e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी आ सकती है, या h कैप साई इज इक्वल टू e साई, ऐसे भी हाइड्रोजन के लिए आ सकती है, हाइड्रोजन के लिए आ सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि एक जो फार्मूला है, अगर साई का सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो बताना इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपने पूछा ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों संभावनाएं हैं, और ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्क्वायर जब हो गया तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और इसका सिग्निफिकेंस है। अब इसका मतलब है कि अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंटेशन हम लोग साई स्क्वायर, यानी कि अगर हम लोग आपसे कहें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को रिपीट करता है, इस बात का ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, क्या बताता है ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, बिल्कुल याद रखिएगा, साई स्क्वायर इज द सिग्निफिकेंट विच शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा ना, बोलिए यस और नो, अगर आपको याद रह पाता है तो फिर बताइएगा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जी। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक फार्मूला आपको और बताने की कोशिश करूंगा जो आपने हो सकता है पढ़ा हो। जी ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, थोड़ा हाँ हूं करते रहेंगे तो हम भी जिंदा रखेंगे आपको। यहां पर D इज इक्वल टू हो जाता है, D इज इक्वल टू याद है किसी को, साई स्क्वायर इंटू क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम किसका, इंटू लगा दीजिए यहाँ, इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये बताओ यहाँ स्फीयर किसे माना गया है, स्फीयर किसे माना गया है, ये बताओगे आप, बताइए स्फीयर किसे माना गया है, यहाँ बोलेंगे आप लोग, ये मल्टीप्लाई का साइन है, स्फीयर किसे माना गया है, स्फीयर सेल लिख दूं, स्फीयर शेल लिख दूं, जी अब समझ गए ना कुछ। चलिए, साई स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा यहाँ 4 पाई स्क्वायर r, और यहाँ पर डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाएगी dr, यानी कि हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शेल की बात कर रखी है कि स्फेरिकल सेल बोले या स्फीयर सेल बोले, उसका वॉल्यूम है, ये बात याद रखना। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर r की वैल्यू 0 हो सकती है और r के बराबर भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं, दोनों संभावनाएं। वॉल्यूम बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब रेडियस 0 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, दोनों संभावित हैं। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन के टर्म में आप नोट करना चाहें
तो यहाँ पर हम आर आर के बराबर भी कर सकते हैं और आर 0 के बराबर भी कर सकते हैं। बाकी आप 4 पाई स्क्वायर 4 पाई साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर, और यहाँ पर आप आर का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 4 पाई का स्क्वायर नहीं होगा बेटा, यहाँ आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि आर आर के बराबर लिया है ना, आर आर के बराबर लिया। ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी हमने जरा सा नीचे लिखा तो हमें याद आया कि ये गलती हमसे हुई। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डी आर के बराबर होगा, ये बात ध्यान दीजिए। आर आर के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये फार्मूला इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि संभावित बन सकता है, इसलिए इस पर फोकस रखिएगा। जहां मैं नजर दौड़ा रहा हूं आप अपनी नजर जरूर रखिएगा। अब अगर मान लीजिए ग्राफ की बात करें तो आर, अगर रेडियल वेव नोड की बात करें तो आर एन और एल के बीच में भी रेडियल नोड बनेंगे और आर स्क्वायर के भी बीच में बनेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, जब आर की बात चले, आर की बात चले, स्क्वायर की बात नहीं, तो हमेशा नोड आप क्रॉस करना वेव फंक्शन से। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक आपको बताता हूं, जैसे एक मैंने ये ड्रॉ कर लिया, एक मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक मैंने ये ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, एक मैंने ये सॉरी ये हटा देते हैं, ये ले लेते हैं, ये मैंने 3 ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ 1s की बात की, तो यहाँ पर r जो है वो 1 होगा और 0 होगा, एक बात। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ अपना रेडियस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर r ले लीजिएगा इस तरीके से। तो ये वाला 1s है तो क्रॉस नहीं करना है, ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखना है। और अगर मान लीजिए आपने 2s लिया तो यहाँ पर r जो है वो 2 और 0 रख लेना, क्योंकि s के लिए 0, बाकी मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 2 हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, एक नोड निकल करके आएगा, और जब एक नोड आएगा तो इसका मतलब एक बार क्रॉस कर देना है, तो आपका ये एक नोड यहां दिखाई देगा, एक नोड आपको यहां पर दिखाई देगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जरूरी तरीका भी बताता चल रहा हूं, जुगाड़े भी बताता चल रहा हूं, एग्जामिनेशन में बुद्धि कम लगानी है और काम ज्यादा करके ले जाना है। अगर R30 हो जाए, मतलब 3s का हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में आपको एक यानी कि 2 नोड बनाने हैं ना, तो केवल 2 ही नोड पर रखिएगा, 2 बार क्रॉस कर देना। मतलब यहां दिमाग कम लगाओ, जुगाड़ ज्यादा लगाओ, तभी काम बनेगा, नहीं तो पागल हो जाओगे पेपर में। तो इस तरीके से आप निकाल लेना बहुत आसानी से। ऐसा क्वेश्चन संभावित बन सकता था, इसलिए मैंने इसको यहां पर लाया हूं। अब दूसरी चीज, अगर कहो कि सर आर स्क्वायर हो जाए, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आर स्क्वायर एन और एल आ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हो जाएगा ये कि आर, आप ग्राफ तो वैसे ही ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लाइन के ऊपर ही रहना है। अब आपको लाइन के नीचे नहीं जाना है, यानी कि जो एक्सिस है उसके ऊपर रहे। लाइन का मतलब, यहाँ मेरी भाषा जो है वो नॉर्मल भाषा इसलिए चल रही है क्योंकि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि लाइन पर रहना है। लाइन का मतलब एक्सिस पर रहना है, यहाँ एक्सिस से बात हो रही। अब यहाँ पर आर स्क्वायर मान लो 1s का ही हमें बनाना है, तो अब हमें क्रॉस नहीं करना, ऊपर ही रहना। वहां पर क्या था, ये पहले वाले में था, तो यहाँ पर पहले वाले में हम करते 1 और 0 कर देना है, यहाँ पर वही हमें r ले लेना है। तो यहाँ पर टच ऐसे करके लाना है, ऐसे करके लाना है। उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर था, इस ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है। देखिए ये ग्राफ थोड़ा कर्व ले रहा है, अगर मैं थोड़ा और बेटर बना देता हूं इसे, तो ये ग्राफ थोड़ा कर्व लेगा ऐसे करके, और वो एकदम खड़ा हुआ ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो इन दोनों में बहुत अंतर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ अंतर दिखाई देगा। आर स्क्वायर और आपने अब यहाँ 2s का लेना है, तो 2 और 0। अब इसमें आपको ग्राफ में अंतर दिखेगा। देखो यहाँ पर ऐसे आओ, पार नहीं करोगे, बस इतना ध्यान रखना है, पार नहीं करना है, ठीक। और यहाँ पर सॉरी नीचे टच कर गए, एक ही बार टच करना है, एक ही बार टच करना है, ऐसे करके एक बार टच करना है, और ऐसे दूसरी बार में टच नहीं करना है, इतना ध्यान देना। तो यहाँ टचिंग दिखानी पड़ेगी आपको, यहाँ थोड़ी सी माइन्यूट गैप रहेगा, यानी गैप अगर रखोगे तो माइन्यूट गैप, मतलब ये जो बॉल मैंने फिट की है, ये बॉल फिट हो जानी चाहिए, ये माइन्यूट गैप यहाँ रहेगा, इस बात का रहेगा। माइन्यूट का मतलब टच करने के पास तक पहुंचेगा, तो ये 2s का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आर स्क्वायर 30 ले लेता हूं, तो अब आपको कितनी बार टच करना पड़ेगा, 2 बार टच करना पड़ेगा। 3 लिया है ना, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर आएगा एक बार टच हुआ, क्योंकि 2 यहाँ 2 बार टच करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ग्राफ को हम एक बार यूं टच करेंगे,
एक बार यूं टच करेंगे और दूसरी बार लाएंगे तो ऐसे करके छोड़ देंगे यहां पर लाके, तो 2 बार टच कर दीजिएगा। बहुत सिंपल वे है, सिंपल तरीका है। अनुसर ज्यादा इस समय आपको परेशान नहीं करेंगे, इस समय सिर्फ जुगाड़े बताएंगे कि कैसे आप अपने ज्यादा नंबर को प्राप्त कर सकते हो। और लास्ट यही यहां पर बताऊंगा कि स्पेक्ट्रल लाइन पर भी क्वेश्चन, स्पेक्ट्रल लाइन पर भी क्वेश्चन आ सकता है नंबर कैलकुलेट करने के लिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को, ठीक है, तो यहां याद रखना क्या फार्मूला है बता सकते हैं आप। स्पेक्ट्रल लाइन n-1/2 होता है, तो n-1/2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में भाई साहब पूछा जा सकता है, संभावनाएं इसकी ज्यादा हैं, याद रखना आप। नहीं तो मतलब ये मुझे उम्मीद है कि इस फार्मूले पर क्वेश्चन इस बार संभावित हो सकता है, संभावनाएं पूरी मुझे दिखाई दे रही हैं, इसलिए घबराना नहीं, याद रखना, इसे भूलना कतई मत, ठीक है, याद रहेगा। चलिए मनु, वेरी गुड, शाबाश। अब ये बताओ कि अगर हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? पेनिट्रेटिंग पावर, जी, पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? तो एक पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, बाकी लोग भी बोलिए, हाँ, पेनिट्रेटिंग पावर ना 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 एसपीडीएफ में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा, हाँ, एस की होती है, फिर आपकी पी की होती है, फिर आपकी डी की। गामा में नहीं जाइए, आप दूसरी जगह चले गए, मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल्स की, एस पी डी और एफ। अगर हम लोग बात करें तो 1s की पावर ज्यादा होगी, 2s से 2s की ज्यादा होगी, 2p से 2p की ज्यादा, 3s और 3s की 3p, और आप 3d एंड सो ऑन चलेंगे आप इसी तरीके से, ठीक है। और दूसरा जो है वो शील्डिंग इफेक्ट जरूर याद रखना, शील्डिंग इफेक्ट याद रखना। बहुत मस्त क्लास चल रही है, आपको लग रहा होगा कि नहीं जरूरत की चीजें हमें याद दिला रहे हैं सर। आपको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट याद रखना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट याद रखना है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला भी आपको पता है, जेफ। ये क्वेश्चन भी संभावित है, उत्तराखंड में ये हर बार एक क्वेश्चन आता है, इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हीलियम का आएगा। तो जेफ इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, और यहां पर ये स्लेटर्स कांस्टेंट होता है। खासकर आपको याद कर लेना है कि ये उत्तराखंड में अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर हीलियम पूछा जा सकता है। अब ये बताइए कि एनपी के लिए हम लोग वैल्यू कितनी लेते हैं? 0.35 लेते हैं, यही लेते हैं ना। और बहुत थैंक यू, 3.5 लेते हैं। n-1 के लिए हम लोग कितनी लेते हैं बताइए? n-1 के लिए 0.85 लेते हैं, 0.85 लेते हैं। और इनर वाली जो सेल होती हैं, इनर सेल जितनी भी इनर होती हैं उसके लिए हम लोग वैल्यू कितनी लेते हैं? 1 ले लेते हैं, यही तो है ना, यही है। लेकिन अगर केवल 1s की बात आती है, 1s की बात आती है तो कितनी लेते हैं? 0.30। इतनी वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो गलती होने के चांस नहीं है। एम आई राइट? यस बोलिए। थोड़ा सा नाश्ता भी करता चल रहा हूं क्योंकि मैंने सुबह सुबह अपना प्रोग्रामिंग जो है चेंज की ना, वैसे तो मुंह चलेगा थोड़ा सा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर यहां हीलियम की बात करें, हीलियम कैलकुलेशन की बात करें, तो आपको याद रखना पड़ेगा He2 मान लो कहीं पर सपोज कर लेते हैं, हीलियम का आपसे पूछ लिया गया, तो आप बताएंगे हीलियम का कैसे निकालेंगे? हीलियम का आया था, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, हीलियम का आया था और उत्तराखंड पीजीटी में आया था। तो एटॉमिक नंबर 2 होता है और यहां पर लिखते हैं हम लोग 1s2, यही लिखते हैं ना, 1s2 लिखेंगे। और जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होता है उसे छोड़ देते हैं, तो ये आ जाता है आपका हीलियम का जो जेफ आता है। यहां पर हीलियम का जेफ जो आएगा वो आपका 2 माइनस 0.30 यानी कि 1.7 आ जाता है। भाई सिंपल सी बात है,
कि अगर हम सिग्मा यहाँ कैलकुलेट करें तो 1 इंटू 0.30 लिखेंगे, अल्टीमेट वो 0.30 ही हमारा आ जाएगा। समझ गए अजय? तो ये संभावित है। इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूं इनको पढ़ लेना। एक तो आप भैया जिंक का पढ़ लेना ध्यान से, जिंक पढ़ लेना, कॉपर पढ़ लेना, हाइड्रोजन पढ़ लेना, क्रोमियम पढ़ लेना, ठीक है, और हीलियम। उम्मीद अगर क्वेश्चन आया, भाई भगवान तो नहीं हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो इनमें से एक संभावित बनेगा। ठीक है जी, इतना याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि बाकी अगर पीरियोडिक टेबल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, उसी में हैं ही, हम बढ़ते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ नहीं करना है आपको, एक्सेप्शंस के लिए परेशान ना होना, यहां पर हम उनकी डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ जो जरूरी है वो है एक तो पॉलिंग स्केल, नंबर 1 पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, इसका फार्मूला याद रखोगे, क्या होता है? याद है आपको पॉलिंग स्केल का फार्मूला? पॉलिंग स्केल से डिटर्मिनेशन करते हैं, आपको पता है जी? बोलेंगे चाई ए माइनस चाई बी, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस निकालें। 0 पॉइंट मैंने सही लिखा गलत इतना बताना बस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए बी, और उसके बाद हम लोग दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ना, ई ए और मल्टीप्लाइड बाई ई बी बी की पावर भी हाफ, मतलब अंडर रूट में लेना पड़ता है, और फिर इस पूरे को भी अंडर रूट में लेना पड़ता है। ये सही है गलत है इतना बताओ बस। चलिए ठीक, अब हम लोग, सही है, वेरी गुड, शाबाश। अब इसके बाद एक अल्रेड रॉको फार्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे, अल्रेड रॉको फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो पॉलिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पॉलिंग मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों सीमा ने लिखा है 0.207 होता है, कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना सीमा, अगर हो तो लिख लेना, नहीं तो फिर मैंने जो नोट किया है वो जो हमारे पास में बुक है उसी से नोट किया है, और मैं उम्मीद करता हूं मैं उससे पढ़ता भी हूं, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, छोटा अंतर होता तो मान लेता, मैं बहुत डिफरेंस ज्यादा होता तो मान लेता, लेकिन डिफरेंस बहुत नहीं है। ठीक है, अल्रेड रॉको में चाई ए इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड ए माइनस सिग्मा अपॉन में आ जाता है आर स्क्वायर, और यहां पर प्लस में वैल्यू जाएगी 0.744। ये फार्मूला भी आप एक बार रीड कर लेना, जरूरी है। इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं, जी बिल्कुल सही, इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं मूलिकन पर। मूलिकन भैया का फार्मूला भी बहुत बार आया है, तो मूलिकन के फार्मूले पर भी कैलकुलेशन याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूले आते हैं, इन पे बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं आती है। हाँ, तो यहां पर याद है चाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, चाई ए इज इक्वल टू 0.187, और ब्रैकेट में आई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी एक ही मान लेते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लेते हैं एक ही, और जोड़ देते हैं इसमें 0.17, यही करते हैं। बताइए, एक फार्मूला ये भी याद रखना।
ठीक है, हमने 2 से डिवाइड कर दिया है ना, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसलिए नीचे 2 नहीं लिया है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, उन पर भी चलना है। यानी कि 4th पॉइंट पर चलना है कि पैरामैग्नेटिक, घर से याद करो, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। बाकी आपको पता है कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, कम कौन है, इस पर मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें बहुत रिपीट हो चुकी हैं, उन पर कुछ नहीं। अब अगर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है तो मैं बोलूंगा ये बताओ पैरा है डाया है, बोलिए फटाफट, ये पैरा है कि डाया है, बोलो, ये पैरा है कि डाया है, जल्दी बोलिए। ये पैरा है, शाबाश। इसके बाद मैं आपसे कहूं He2+, ये बताइए पैरा है डाया है। N2+ पैरा है कि डाया है। O2 पैरा है कि डाया, ये सब मैंने पैरामैग्नेटिक ही लिखे हैं। अब O2- भी पैरा रहेगा, O2 भी पैरा रहेगा, दोनों पैरा रहेंगे, और O2+ भी पैरा रहेगा, ये सब पैरा ही लिखे हैं मैंने। यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन याद रखना, जो पूछने में और जल्दीबाजी में खतरा हो जाता है, ये वाला। मैं भाई परफेक्ट तो नहीं, मुझे केमिस्ट्री तो बहुत कम आती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपको जितना बताऊंगा तो आप उससे बेनिफिट उठा पाएंगे, निश्चित है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर B2 कैसा है, पैरा है कि डाया है, बोरॉन, बोरॉन पैरा है कि डाया है, बताइए। फ्लोरीन पैरा है कि डाया है, बोलिए जल्दी से। ठीक है, बोरॉन और फ्लोरीन बताइए, फ्लोरीन कैसा है, B2 डाया है। चलिए B2 का 10 हो गया ना, B2 का 10 हो गया, लिख के दिखा देता हूं आपको, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, कंफ्यूजन मिटा देता हूं, कोई बात नहीं मनू, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s 2s, तो 2 2 4 2 6 2 8, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y 1 1, तो ये तो पैरा हो गया। F2 की बात कर लेते हैं, जी बिल्कुल सही है, सही आप तक ही मैं पहुंच रहा हूं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, ये आपका 9 दूनी 18 हो जाता है, तो 100% 18 आ रहा है तो फिर आ ही जाएगा। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा, बहुत सारे लोग हैं ना, उनका भी ख्याल रखना है, सिग्मा 2s2, फिर यहां पर पहले आ जाती सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 और फिर लास्ट में पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 14 2 16 2 18, इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल आपका अकेला डाया है, बाकी सभी पैरा है। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? चलो अब बस खा लिया, बाद में खाएंगे, अब पढ़ा ले, पढ़ा ले फिर खा ले, ले जाओ ये भी प्लेट ले जाओ। अब इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक के बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है, वो बॉन्ड ऑर्डर में आप एक ट्रिक याद रखना, बीच में 14 लिख लेना, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17 और यहाँ पर 18। बीच वाले का बॉन्ड ऑर्डर आप फिक्स कर देना 3, और उसके नीचे पीछे घटाते रहना, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता है, उसके ऊपर 0.5 घटाना तो 2.5, यहाँ पर आपका 2.0, यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 1.0, नीचे भी घटाते चले जाना, जल्दी का काम है ये, जल्दी का काम है। और ये आपका आ गया यहाँ पर 2.0। इस समय कोई भी मैसेज नहीं करिए ग्रुप पर, वरना मैं गुस्सा आ जाएगी मुझे। 1.5
और वन, क्योंकि वही मेरा मोबाइल रहता है ना, उस पर क्या कहते हैं चैटिंग पर भी रहता है, तो दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। ये तरीके से आप याद कर लेना, आपको आसानी से बॉन्ड ऑर्डर याद आ जाएगा। अब इसमें किस किस के बॉन्ड ऑर्डर याद करने हैं आपको? एक तो CO का बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है, 3 आएगा, ठीक है। NO का बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है, NO का कितना 8, 7 से 14 15, यानी कि इसका 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय, बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर आपको एग्जामिनेशन में परेशान भी कर सकते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल जो है ऐसा मान के चलिएगा कि याद ही रखना किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर आपको ध्यान देना है। रुक जाइए, 2 मिनट का समय दीजिए जी, ठीक है। इसी के बाद एक मॉलिक्यूल आपका और भी आता है जिसे हम CN बोलते हैं, और एक CN नेगेटिव। इनके भी बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रखने, निकाल लीजिएगा। यहां पर आएगा आपका 2 आ गया, मैंने 20 लिख दिया बॉन्ड ऑर्डर। NO का कितना 8 से 14, 8 और 6 14, 3 आता है, सॉरी 3 आएगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, और इसमें हुआ 7 6 6 12 और 1 13, यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 3.0। अब क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है हमारा, यहाँ पर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, फिर दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन है? क्वेश्चन ये हमारा तैयार हो गया, दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन है? अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आ रहा है तो स्टेबल NO का 2.5 आएगा, 8 7 15, हाँ सॉरी बिल्कुल 2.5 आएगा, 8 7 7 7 15 15 2.5 आएगा, जी जी ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन है कि मुझे याद नहीं रहा, दोनों में अगर मैं यहां पर एक प्लस लगा लेता, एक प्लस लगा लेता, डिफरेंस मुझे थोड़ा सा दिमाग स्लिप कर गया, NO प्लस हो जाता, तब आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता जी, तब बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो जाता, यहाँ पर 7 7 14 3 हो जाता। तो क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन है? अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये क्वेश्चन था। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि बताओ भाई कौन ज्यादा स्टेबल है, फटाफट बताते चलिए, हम भी आपको एकदम मस्ती के साथ में सिखाते चलेंगे। जी बोले। बहुत सारे जवाब आप दे रहे हैं कि इनमें ज्यादा कौन है, स्टेबल कौन है, तो मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा जी। बहुत सारे लोग CN का जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग NO का जवाब दे रहे हैं, दोनों के। अब ऐसी कंडीशन में सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। CN के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है, ध्यान दीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, ये ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, और ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो गैप है, समझिएगा ध्यान से, अगर हम लोग दोनों मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहां पर, ये क्वेश्चन बड़ा ही, अगर एक साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, कल्जन, कल्जन का नाम सुना है आपने? कल्जन का नाम सुना है? कल्जन का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? कल्जन का नाम सुना है? नहीं सुना है, चलिए, नहीं सुना है तो सुन लीजिए ध्यान से। कल्जन ने अधिकतर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किए थे, नहीं सुना है, चलिए सुन लीजिए। आज कल्जन ने, एक वैज्ञानिक थे, तो कल्जन ने ये सजेस्ट किया था, सुनिएगा ध्यान से, कल्जन ने सजेस्ट किया था कि चाहे वो CO मॉलिक्यूल हो, चाहे वो CN मॉलिक्यूल हो, अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, तो इसका मतलब है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी बात और भी बोली थी कि लोन पेयर का भी इफेक्ट पड़ जाता है, यहां पर लोन पेयर बचना नहीं है, जबकि यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर बच जाएगा। तो अगर हम देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके केस में बच जाएंगे, इसके केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाते हैं, नाइट्रोजन पर रहेंगे लेकिन यहां पर ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर ज्यादा रह जाएंगे, तो इसलिए स्टेबिलिटी CN की ज्यादा बताई थी, ये रीजन उन्होंने दिया था।
फिलहाल आप ये बात याद रखना कि अगर हम लोग देखें तो एनो मॉलिक्यूल की तरफ अगर नजर डालेंगे तो एनो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू दोनों की अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी निकाल लेते हैं तो ये भी माना गया है कि एनो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है जबकि सीएन ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, एनर्जी के कंसेप्ट से चाहूं तो एनो की एनर्जी भी लगभग 0.985 जो है जूल के आसपास होती है, तो उससे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन आपको यहाँ कंसेप्ट के चक्कर में ना फंसिए क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज याद रखना। दूसरी चीज मैं आपको और भी बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है जी। कन्हैया जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्रेडिक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर सही ही होगा। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही माना जाता है, उसी से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी चीज आप और जानो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताओ कि अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए IF5 और पूछा जाए IF5 में लोन पेयर्स कितने हैं। लोन पेयर्स, एक तो क्वेश्चन बनता है टोटल लोन पेयर्स, दो तरीके से हैं। टोटल लोन पेयर्स पूछ लिए जाएं या फिर लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, सीए का मतलब सेंट्रल एटम। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब ये वाला, मतलब मैं लाइन से चल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर लाइन नहीं तोड़ रहे हैं बिल्कुल। और बहुत सारे लोग अभी हो सकता है कि ये कहें कि यार चलो छोड़ो लीव कर देते हैं, बाद में देखेंगे। तो IF5 मॉलिक्यूल को अगर हम लोग बनाते हैं तो IF5 ऐसे ही तो बनेगा IF5। देखिए, तो यहां पर F हो गए, यहां पर F हो गए, यहां पर F हो गए, यहां पर F हो गया। ठीक है, ये आप बना लेंगे ना, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। पेंटागोनल बनता है, एक दो नहीं, स्क्वायर पिरामिडल। यहां पर 1 2 3 4 5 हो गए, एक लोन पेयर यहां पर बन जाएगा। सेंट्रल पर तो एक लोन पेयर आ गया, बाकी यहां 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गिन लोगे ना सब लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16, टोटल लोन पेयर 16 आ रहे हैं और सेंट्रल एटम पर केवल एक लोन पेयर। परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात भी आप याद रखना। ऐसे क्वेश्चन भी संभावित बन जाते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन ये कर देता है पेपर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर में, तो वो बात भी आप नोट करिएगा। सभी को अच्छा लग रहा है ना क्लास, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है, कोई समस्या तो नहीं आ रही, आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात बताइएगा जी। चलो ठीक, अब इसी तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो PCl5 हो। अब मैं आपसे एक बात ये कर लेता हूं कि ये बताइए कि अगर मैं PCl5 की बात करता हूं तो PCl5 अगर गैसियस फॉर्म में है तो ये तो PCl5 की फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में। और अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो PCl4 पॉजिटिव रह जाता है और PCl6 नेगेटिव हो जाता है। बताइए कौन इसमें ऑक्टाहेड्रल में है, कौन टेट्रा में है, विच वन इज ऑक्टा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो टेट्राहेड्रल है और ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, याद रहेगा ना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि लोन, अगर मैं यहां पर कार्बन से जुड़ी कुछ बातें कर लेता हूं, बहुत जरूरी है। आपने सुना है कि क्या ये मॉलिक्यूल संभव है, Cl5p, ये संभव है या नहीं, बताइए। दिस मॉलिक्यूल इज पॉसिबल और नॉट? ये पॉसिबल है कि नहीं है, बोलिए। दिस मॉलिक्यूल इज पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है। एक्चुअल में ये PCl5 है, उल्टा करके लिख दिया गया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि Cl5 ये लिखा है P और यहां पर मैं Cl नेगेटिव लगा देता हूं, तो ये संभव है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट किया गया होगा
ये लुईस बेस की तरह, कितना बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा और ये काम करेगा लुईस एसिड की तरह। आया ना मजा, लुईस एसिड की तरह, तभी ये कंबाइन होकर के बना लेता है Cl5P और Cl, जिसे हम कलेक्टिवली आज आपने सीख लिया। वैसे तो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने सीखा ये मॉलिक्यूल बना कैसे था, ये है ऑक्टाहेड्रल बना कैसे था, ये आपने आज जान लिया अच्छे ढंग से। समझ में आई कुछ बात? नहीं आई? अभी भी नहीं पल्ले पड़ा आपके, है ना? ऐसे ही तो हुआ होगा। अब दूसरी चीज भी आपको और बताता हूं, बहुत ही जबरदस्त। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सपोज कर लो कि आपके सामने दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं, दो मॉलिक्यूल कि एक टी, ठीक है, अगर मैंने यहां टेल्यूरियम ले लिया TeCl4 और यहां पर मैंने एक क्लोराइड आयन ले लिया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कौन इसमें लुईस एसिड है, कौन बेस है। लुईस एसिड और बेस कौन सा है बताइए? लुईस एसिड कौन सा है, लुईस बेस कौन सा है? बोले, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। बहुत जबरदस्त क्लास है, कोई नहीं पढ़ाएगा इतनी भयंकर क्लास आज आपको। ये आपका बेस है, लुईस बेस है, और ये आपका लुईस एसिड है। ये क्लास जितने लोग भी हैं, अगर उद्देश्य बैच उन्होंने 10 दिन के लिए भी ज्वाइन कर लिया, ईमानदारी से बताता हूं कि उनको मजा आ जाएगा। सिलेक्शन उनका फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा जी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो परेशान आपको करती है हर एग्जामिनेशन में, ICl2 मॉलिक्यूल, बहुत खतरनाक। अभी तक लग रहा होगा अनुज सर कहाँ चल रहे थे, आज कहाँ चले गए एकदम से। आज आपको बताऊंगा एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ICl2। ये चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में देखो, ये परेशान करता ही रहता है, ठीक है। एक ये है और एक ICl2 पॉजिटिव वाला भी है, ये दोनों है, ये दोनों जी लुईस बेस है, सॉरी, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, सही लिखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लुईस एसिड था ना, ये डोनर है ना, ये बेस होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ लिख, बोला मैंने सही है, बोला मैंने सही था, लिख थोड़ा सा गलत दिया है, लिख गलत दिया, बोला तो सही था। जी 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 ठीक है, ये बेस है, बोला मैंने सही था, और ये आपका लुईस एसिड है। बोला सही था, लिख धोखे से गलत दिया है। अब सही है ना? हाँ, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब एक मॉलिक्यूल जो है वो आपके सामने ICl4 और ICl2 पॉजिटिव और ICl2 नेगेटिव, बहुत ही जबरदस्त। और ये हर पीजीटी एग्जाम में, चाहे वो उत्तराखंड का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नवोदय का हो, नवोदय का हो, ठीक है, चाहे वो आपका केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे कहीं का भी हो, इनमें अक्सर इसको देखा गया है क्वेश्चन को। यस और नो बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ठीक है, बोलिए, क्या मैं ये सही बोल रहा हूं? ये इंटर हैलोजन कंपाउंड माना जाता है, पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं, ठीक है। और यहां पर कंडीशन अलग अलग आती है, वो मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, दोनों चीजें ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे ICl नेगेटिव। इसमें आपको अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं I यहां बना देता हूं, I को बीच में बना देता हूं, ठीक है। और यहां I और Cl के बीच में अगर मैं सिंगल बॉन्ड डेवलप करता हूं, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं सिंगल बॉन्ड डेवलप करता हूं I और Cl के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन की यहां शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। पहले मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, अब ये Cl जो दूसरा वाला है ये मैं नेगेटिव कर देता हूं, तो आपको यहां क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसके पास 1 2 3 4 5। अभी मैं फिगर पे ना जाइएगा, अभी आप फिगर पर मत जाइएगा, परेशान हो जाएंगे आप, अन्यथा की स्थिति में परेशान हो जाएंगे। हाँ करेंगे, अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप परेशान नहीं होइए, ठीक। ये यहां मैंने बना दिया। अब इसके पास आप नोट कर पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो 1
2, आई के पास कितने होते हैं, आई के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 और आपके 2 6 और 1 7। ये मैंने ये कंडीशन बना दी। अब यहां अजीब सी बात आ गई है जी, अजीब सी कंडीशन पैदा हो गई है कि ये Cl अगर इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, मान लो मैंने उल्टा डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा भी आप गंभीरता रखिएगा, परेशान कतई मत होइएगा, नहीं आप घबरा जाओ। तो यहां पर ICl2 एनायन है जिसमें Cl एटम नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। जबकि अगर हम कैटायन वाले की बात करते हैं तो यहां पर मैं I के ऊपर पॉजिटिव बना देता हूं और यहां मैं बना दे रहा हूं 2 Cl इस तरीके से ऐसे करके। जरा अभी गलत सही की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है स्ट्रक्चर की कैसे बनेगा। अब यहां पर लोन पेयर हम देख लेते हैं, 1 2 इन्वॉल्व हो गए, 2 ये बचे हमारे पास और 2 बचे क्योंकि एक पॉजिटिव मैंने यहां बना दिया है। तो 2 2 4 और 2 6 और एक पॉजिटिव बन गया, खत्म हो गया एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां मैं ऐसे भी तो इसको बना सकता हूं, यहां Cl खतरा पैदा करेगा, इसलिए मैं आपको इससे डिस्कशन कर रहा हूं। एक लोन पेयर मैंने ये ले लिया, एक लोन पेयर मैंने ये ले लिया। तो अब आप नोट करना यहां ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि आई जो होता है साइज में बड़ा है, आई साइज में बड़ा है, यस और नो, बड़ा है ना, आई साइज में बड़ा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, यही एक्सेप्ट करेगा और यही पॉजिटिवली चार्ज होगा, यही पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर सकता है। एक बात तो आपको जरूर याद रखनी है, कंटेन कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा। एक बात याद रखना जरूरी है आपके लिए, अगर आई नेगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा ये भी मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अगर आई मान लीजिए आयोडीन एटम है और उस आयोडीन एटम पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो लास्ट में आपको याद रहना चाहिए 5s2 और 5p5 आ जाता है। अगर इस पर मैंने पॉजिटिव बना दिया थोड़ी देर के लिए तो आपको पता होना चाहिए ये 5s2 हो जाएगा और यहाँ 5px 5py और 5pz, इन दोनों में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप घटा दीजिए तो यहाँ 2 1 1। और अगर मान लीजिए ये 4 हो गए, अगर मान लो इस पर आई पर नेगेटिव मैं लगा देता हूं तो 5s2 हो जाएगा और 5px 5py और 5pz, तो यहां आपके आ जाएंगे 2 2 4 2 6। स्टेबिलिटी को ये गेन कर लेगा, बड़ा अच्छी बात है कि ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा और इन दोनों में सिग्मा बॉन्ड का करैक्टर भी रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई नेगेटिव को गेन करके अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, जबकि आई पॉजिटिव जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अपनी स्टेबिलिटी को उतना ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि अब ये एक और लॉस करे तब इसका काम बनेगा, उससे पहले ये हाफ फील्ड को भी गेन नहीं कर पा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ICl नेगेटिव एग्जाम में इसीलिए ज्यादा पूछा जाता है। ICl2 की शेप जो है वो एंगुलर बोली जाती है, एंगुलर, यहां पर हम बोल सकते हैं ये एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर शेप इसकी मानी जाती है। प्लेनर एंगुलर भी बोलते हैं, एंगुलर शेप या बैंड शेप, वी शेप भी बोल लेते हैं, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भैया एक चीज और यहां पर जनरेट होती है कि अगर हम लोग आई को ये माने कि सर ये ICl नेगेटिव जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ में हो सकता है, तो अब एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि ICl नेगेटिव की शेप क्या होगी। तो ICl2 नेगेटिव की शेप पूछी जा सकती है और ICl2 पॉजिटिव की शेप पूछी जा सकती है। एक शेप मैंने बता दी कि ये वेंट है, इन्वर्टेड वी शेप है, और एक ये मैंने बता दी आपको बैंड शेप भी मैं लिख सकता हूं, और ये मैं लिख सकता हूं आपका बैंड हो गया, इन्वर्टेड वी, एंगुलर भी हो सकता है जी। ICl2 की शेप आप बताइए,
लीनियर होगी। वेरी गुड, शाबाश। इसीलिए मैंने ऊपर डायग्राम में आपको लीनियरिटी दिखाई है, लीनियरिटी दिखाई है। तो वेरी गुड, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा कि आपने जवाब दिया। इसको हम लोग, ठीक, लीनियर, जी जी, बहुत सही, बहुत सही, शाबाश। ये शेप पूछी जाती है, इसीलिए मैंने इस पर स्ट्राइक किया था। इसी तरीके से आप और कौन कौन से मॉलिक्यूल तैयार करेंगे, पूछा गया ना। हाँ, वो तो शेप हो सकती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, वो अलग बात हो गई। अब दूसरी चीज मैं आपको और बताऊंगा, कौन कौन से मॉलिक्यूल आप और छेड़ दोगे वो आप समझ लो मुझसे। एक तो नंबर 1 IF4 पॉजिटिव कर लेना। एक आप कर लेना, जो मैं बोल रहा हूं केवल वही करिएगा। एक ClF2 पॉजिटिव कर लेना, ClF2 पॉजिटिव कर लेना। और एक आप Br, जो थोड़े से हट के हैं, केवल मैं चलिए हाइब्रिडाइजेशन भी आप बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बताइए कौन सी है, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन की बात की है तो बता ही दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन की बात की है तो बता ही दीजिए। 2 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है जी। और लोन पेयर कितने बचे थे जी? लोन पेयर 3 जी, ठीक, बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए अब एक आगे कंटिन्यू कर लेने, नहीं बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, यहां पर चलिए, यहां पर मैं sp3 कर देता हूं। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, ठीक, बहुत सुंदर। कन्हैया जी, कन्हैया जी आप कहाँ पढ़ा रहे हैं आजकल? आपका पूरा नाम क्या है? एक आप मार्शल एसिड और मतलब एसिड जरूर पढ़ लीजिएगा, जिनको मैं बता रहा हूं उनको जरूर पढ़ लेना। एक तो डाईथायोनिक एसिड इस बार पढ़ लेना, डाईथायोनिक एसिड। कन्हैया गुप्ता जी, कहीं आप पढ़ा रहे हैं क्या, PW में पढ़ा रहे हैं? थायोनिक एसिड को पढ़ लेना, ठीक है। थायोनिक एसिड का अगर फार्मूला याद है आपको तो अच्छी बात है, H2S2 और O6, ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आपको एक और याद रखना है, ट्राईथायोनिक एसिड को भी याद रखना है। ये थोड़े हट के हैं, बाकी तो सब पता है। ट्राईथायोनिक एसिड, इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़े खतरनाक जैसे एसिड हैं। यहाँ पर H2S3O6 आ जाता है। दोनों में बॉन्डिंग पूछी जा सकती है। अच्छा, जयपुर से बिलोंग करते हैं, शाबाश। बाकी लोग चले गए क्या? सभी लोग हैं या चले गए? शांति से सुन रहे हैं हमें? यहाँ देखिए, यहाँ पर SS बॉन्ड पूछा जा सकता है, ध्यान देना। ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 हैं, सभी लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर HO हो गया, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 3 S बॉन्ड हो जाते हैं, सभी हैं। चलिए ठीक, शाबाश, हम कहीं सो गए, अभी 1 ही घंटा भी नहीं हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको पूछ सकते हैं। दूसरी चीज ये है, इसी तरीके के और भी अगर आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक, बहुत ही जबरदस्त मामला है, आज नोट करिए। और इसके बाद आप मार्शल और कैरोज तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो पीजीटी में बहुत आते हैं। कैरोज एंड मार्शल तो आप जरूर पढ़ लेना। मार्शल वो पीजीटी के पैट माने जाते हैं, यानी यहाँ पर H2SO5 और यहाँ पर आप जो हैं H2S2O8, बिल्कुल इनको जरूर पढ़ लेना। इनमें परऑक्साइड की कंडीशन को आप याद रखना, खतरा मंडरा सा रहा है इनके ऊपर, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी बात है, हम लगातार लाइन से चल रहे हैं, इसलिए आप जो जो जरूरत की बातें हैं बस वही कर रहे हैं। जो लेक्चर जरूरत है बस उस लेक्चर की बात हो रही, एक्स्ट्रा बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं आपसे। अगर हम इसको बनाएं तो आप नोट कर सकते हैं जी। ओलियम भी, चलिए ओलियम भी पढ़ लीजिए, एंड ओलियम, और आपकी बात मान लेते हैं भैया, नहीं आप नाराज हो गए, दिल आपने तोड़ दिया ओलियम। तो यहाँ पर H2S2O7, चलिए भाई अनिल जी, कहीं अयोध्या से आप यहाँ आ जाए। तो यहाँ देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपको यहाँ स्ट्रक्चर की, तो छोटे छोटे बना देता हूँ। O हो गया, S हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर आप O ले लीजिए, यहाँ पर O हो गया, ठीक, और यहाँ पर O और यहाँ OH। तो ये H2 कितने हो गए, ज्यादा हो गए ना, ये ओलियम बन गया। ओलियम, बाकी इन दोनों का बना लोगे परऑक्साइड बॉन्डिंग के साथ में,
ये ओलियम का स्ट्रक्चर, इसे काट के उधर लगा देता हूं, चिपका देता हूं, इसे काट के उधर चिपका देता हूं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं यहां पर बना देता हूं स्ट्रक्चर इसका, ये HOSO और यहां पर OOH, ये आपका हो गया कैरोज एसिड का। ठीक है, इसके बाद मार्शल एसिड का देखोगे तो HOSO, यहां पर पेरोक्साइड बॉन्डिंग आपको दिखानी पड़ेगी। ये मार्शल एसिड का फार्मूला हो गया। तो जबरदस्त है बिल्कुल, आज मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा आपको। दिल टूटने वाला नहीं दूंगा, मैंने बहुत लोगों का दिल जीता है, आपका भी जीते ले रहा हूं। ठीक, बस सिलेक्शन दे देना, इतनी ताकत लगा देना कि जमीन में से पानी निकल आए। ठीक है, तब मुझे मजा आएगा, तब मुझे आनंद आएगा, ऐसे आनंद नहीं आएगा। अब आपको पता है कि अगर मैं ब्रेविस लैटिस की बात करता हूं, ब्रेवाइस लैटिस की बात करता हूं, लैटिस की बात करता हूं, ठीक, तो ब्रेवाइस लैटिस जो है वो पता है 14 टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं, 7 सिस्टम होते हैं इसके अंदर, 7 सिस्टम होते हैं। मैं बहुत बातें नहीं करूंगा आज, केवल जरूरत की, फालतू तो आप वैसे ही बहुत किताबों हैं आपके पास, पढ़ते होगे आप। ठीक, लेकिन आज जो बात होगी वो वाकई में बहुत ही गंभीर होगी और मुद्दे पे बात होगी। जो मैंने अब तक अपना तजुर्बा है सब डाल दूंगा इसके अंदर, फिर अब ईश्वर, बाकी ईश्वर की मर्जी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात बताओ, एक मैंने लिया सी, यहाँ टी, ठीक है, CT O या COT भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, COT भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्यूबिक ऑर्थोरोम्बिक COT ले लेते हैं, COT कॉट हो गया ना, रुक जाओ, CTORHMT तो मैंने बताया ही था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं चल रहा हूं लाइन से, जहां आपको दिक्कत ना आने पाए। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझिएगा पहले। देखिए, क्यूबिक में जो नंबर ऑफ होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, इसमें 3 होते हैं, तीनों के नाम आपको पता होंगे अच्छे तरीके से। सिंपल, क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, यहाँ 3 थे, टोटल 14 करने हैं हमें। और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में, जब ऑर्थोरोम्बिक में हम लोग चले थे, तो ऑर्थोरोम्बिक में 3 के बाद 4 आ गया था, याद है आपको। टेट्रागोनल में फिर आपका 2 आ गया था, 2 आ गया। तो हम इसके नीचे, मतलब इसको ऐसे अरेंज करें कि हमें ये याद हो जाए। CTO या OTC याद कर लो तो हमें लाइन से याद रहेंगे, लाइन से याद रहेंगे। ठीक है, यहां पर आप याद रखना TCO, TCO याद रहेगा ना, टेट्रागोनल, क्यूबिक और आपको ये ऑर्थोरोम्बिक। तो ये याद रखने वाली बात है, आप कैसे याद करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये याद रहना चाहिए, पूछा गया है, पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद HMT याद कर लो, HMT, ठीक है, RHMT भी याद कर लोगे तब भी टोटल आपका RHMT। देखो, R हो गया रोम्बोहिड्रल, ठीक है, H हो गया, M हो गया और यहां पर आपका T हो गया। तो ये RHMT में अगर चलोगे तो रोम्बोहिड्रल में भी 1 बनता है, हेक्सागोनल में भी 1 बनता है। उसके बाद आपका मोनोक्लिनिक में 2 और ट्राइक्लिनिक में 1। तो टोटल करो यहां से, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो देखो, RH याद करो, RHMT में केवल 2 है तो RHTM कर दो, याद रहेगा आपको। ठीक, RHMT। तो भानु जी आप इसको 11, 21 याद कर लिए, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, और ये आपने यहां पर कॉट याद कर लीजिए 342, कॉट याद कर लीजिए 342। ठीक, याद हो गया ना अजय जायसवाल, आप यहां पर कॉट याद कर लीजिए, यहां पर RHMT याद कर लीजिए 342 और आपका 11, 21 याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी संभावित था, असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा ही क्वेश्चन धमका दिया था उन्होंने, और अधिकतर लोग ये याद कर लेते हैं, लेकिन ये याद नहीं हो पाए थे, वहीं पर धोखा खा गए और जय श्री राम हो गया। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ, जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लोग 12th को रोज पढ़ा रहे थे, उनसे ही गलत हुआ। क्योंकि अक्सर जब आप पढ़ाते हैं क्लास में, चाहे वो इंजीनियरिंग की क्लास हो, चाहे जेई की क्लास हो, मतलब इंजीनियरिंग की हो, चाहे नीट की हो, चाहे 12th की हो, चाहे 11th की, तो आपकी टेबल पर बंद किताब रखी रहती है और वहां से आपका एक अट्रैक्शन जुड़ा रहता है और वो आपको एक एनर्जी पैदा करता है और वहीं से आप सही बोलोगे। और जैसे ही आपके सामने से
जैसे बच्चे के सामने उसके पिताजी खड़े हो ना, तो फिर वो भाई साहब डरता नहीं किसी से, डरता नहीं किसी से, वो तुरंत चटाका देगा। लेकिन अगर पिताजी हट जाए तो डर लगने लगता। तो वही कंडीशन, आपके पिताजी आपकी किताबें हैं तो उनको हमेशा साथ में रखिए। अब वहां एग्जामिनेशन में नहीं होती तो डर लगने लगता है। आर पॉजिटिव आर नेगेटिव की जो वैल्यू है वो 0.225 है। ये किसकी है? टेट्रा की है, ऑक्टा की है? जी बताइए, ये टेट्रा की है कि ऑक्टा की? आर पॉजिटिव अपॉन, जी बताइए, बहुत ही जबरदस्त। आर नेगेटिव इज इक्वल टू जी, यहाँ 0.414, बहुत ही जबरदस्त भाई साहब, मजा आ जाएगा। तो ये आपकी हो जाती है टेट्रा की, और ये वाली नीचे वाली ऑक्टा की है, नीचे वाली ऑक्टा की है। जी शाबाश, वेरी गुड। तो ये बात हो जाती है आपकी टेट्रा की, शाबाश वेरी गुड, टेट्रा की हो जाती है, टेट्रा की, और ये हो जाती है आपकी ऑक्टा की। तो ये बात भी आपको नोट करना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में ये भी संभावित हो सकता है। और दूसरा, आपको रेंज जरूर याद रखनी है, रेंज, रेंज याद रहेगी आपको। मैं तो सब हमेशा यही रेंज बताता हूँ कि चाहे ऊपर से चलो चाहे नीचे से चलो, लेकिन चलो। जैसे कि मैंने याद कराया 0.155 से लेकर के चलिए आप 0.2, है ना, 0.225 तक चलिए। उसके बाद फिर वापसी लाओ यहीं पर 0.225 से चलिए 0.414 पर चलिए। फिर उसके बाद 0.414 से चलिए 7 तक आइए, 0.732 तक आइए, फिर 0.732। अनुसर लोग कहते थे सर इससे फायदा क्या है, इससे कोई ज्ञान तो आएगा नहीं। मैं कहता हूं ज्ञान की जरूरत क्या है। एमबीबीएस जिस डॉक्टर को अपने बच्चों को दिखाने जाते हो, अपने आप को दिखाने जाते हो, कभी उससे पूछा कि डॉक्टर साहब आपने जौनपुर से एमबीबीएस करा कि गाजीपुर से करा कि गोरखपुर से करा कि केजीएमसी पढ़े हुए हो, कहाँ के पढ़े हुए? सिर्फ पर्चा बढ़ाते हो। डॉक्टर साहब कहते हैं मुंह खोलो, थर्मामीटर घुसेड़ देते हैं, बोले बैठे रहो चुप पे, न बोल सकते न कुछ। डॉक्टर साहब अपनी दवा लिखेंगे, बस तुम्हारा मुंह बंद कर दिया उन्होंने। तो सिंपल सी बात है कि आप जो हैं वो याद करने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद जब पीजीटी में घुस जाओगे तो वहां कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम कैसे आए थे। दैट्स ऑल, फाइनल हो गई, कहानी खत्म। तो ये बात याद रखना। अब यहां पर आपको टीटीओसी याद रखना है। ये आपका टी हो गया, जिसे हम लोग ट्राइगोनल बोलते हैं, टीटीओसी याद रहेगा। टीटीओसी ये हो गया आपका ट्राई, ये टेट्रा, ये ट्राइगोनल, ये टेट्राहिड्रल हो जाता है, टेट्राहिड्रल, ठीक, ट्राई, टेट्रा, ऑक्टा और आपका क्यूबिक, ठीक, याद रहेगा ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, खतरनाक है, बिल्कुल जबरदस्त है। आग फेंक रही है वीडियो आज की, ये ध्यान देना, उगल रही है आग। अब इसी के बाद आपको याद रखना है कौन किस कैटेगरी में, बहुत ही जबरदस्त ढंग से बताऊंगा, याद करना। अनुसार से पढ़े थे कभी, सिलेक्शन इज अनदर थिंग, लेकिन आज आप बहुत कुछ सीख करके जाएंगे हमसे। LICL यहां मैंने ले लिया, यहां पर मैंने NaCl ले लिया, यहां पर मैंने KCl ले लिया, यहां पर मैंने RbCl ले लिया, यहां पर मैंने CSCl ले लिया, ठीक है, ये मैंने तीनों लिए। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर आता है 4, NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6, यहां पर KCl में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, RbCl में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है, और CSCl में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है, ठीक है। ये याद रखना, ये जरूरी है आपके लिए एग्जामिनेशन में, खासकर जिन पर मैं फोकस कर रहा हूं। एक तो NaCl का और सीजियम क्लोराइड पर ज्यादा फोकस कर लेना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक, याद रहेगा ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि NaCl वाली लाइन में Na भी रखना, ठीक है, Na RbI भी रखना इसमें, और CSI इसमें डाल लेना, तो अपने हिसाब से थोड़े और आप याद कर लेना। इन्हीं के साथ जो और इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दे रहा हूं। एक तो CUI पूछा जा सकता है, CUI पूछा जा सकता है, ZnS पूछा जा सकता है, और ZnSE के चांस हालांकि कम है, लेकिन एक साथ है तो मैं बता दे रहा हूं दोनों। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 याद रखना है, इसका 4 याद रखना है, इसका भी 4 याद रखना है। ये भी बहुत जबरदस्त है, खासकर आपको ये वाला याद कर लेना है, ये वाला नहीं, जिस पर मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला आपको याद कर लेना है। जरूरत आपको इसकी पड़ सकती है, संभावित है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और फेरो एंटी फेरो के एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, एग्जामिनेशन में वहां भी संभावना होगी।
फेरो और एंटी फेरो के एग्जाम्पल। तो यहां मैं केवल लिख दूंगा, बाकी एनसीईआरटी है। फेरो और एंटी फेरो के एग्जाम्पल आप पढ़ लेना एनसीईआरटी से। बाकी एग्जाम्पल एनसीईआरटी एक बार उठा करके नोट कर लेना, ठीक। बहुत अब मैं यहां लिखूंगा तो मैं अपना समय बचाने की कोशिश, क्योंकि आपके पास भी ये सब किताबें हैं यहां पर। उसके बाद सल्फर के आप जो है वो कार्बन के और सल्फर के एलोट्रॉप जरूर पढ़ लेना। कार्बन के एलोट्रॉप पढ़ लेना। कार्बन के एलोट्रॉप नाम मैं ही बताए दे रहा हूं आपको। कार्बन के एलोट्रॉप में आपको नंबर 1 डायमंड आपको याद रखेंगे। डायमंड, इनमें हाइब्रिडाइजेशन याद रखना। डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन आपको पता रहेगी ना, याद रखना। चलिए, उसके बाद sp3 होती है। उसके बाद ग्रेफाइट में मैं यहाँ पर हिंट भी देता चल रहा हूँ आपको। ग्रेफाइट में sp2 होती है, ये पूछा भी गया था। sp2 होती है, यहाँ पर sp3 होती है, ठीक है। और एक आपको पता होगा, एक मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि कौन सा होता है, बकमिस्टर फुलरीन। बकमिस्टर फुलरीन में बताइए कौन सी होती है। बकमिस्टर फुलरीन में बताइए। बकमिस्टर फुलरीन में बताइए। जी, sp2 होती है। बकमिस्टर फुलरीन में भी sp2 ही होती है। जी, वेरी गुड। बकमिस्टर फुलरीन में भी sp2 ही होती है, इस बात का ध्यान देना। यही थोड़ा सा गंभीरता का टॉपिक बनता है। दूसरी बात ये बताओ कि आपको इनेंशियोट्रॉपी और इनेंशियोट्रॉपी पता है? इनेंशियोट्रॉपी जानकारी है आपको? तो इनेंशियोट्रॉपी को जरूर पढ़ लेना। इसका मतलब क्या होता है कि जब जैसे सल्फर है, क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन मतलब फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसे हम लोग इनेंशियोट्रॉपी नाम देते हैं। जैसे रोहम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होती है, इस तरीके की जो वर्ड है वो आप याद रखना। दूसरा, आपको मिचलर रिच लॉ ऑफ द आइसोमॉर्फिज्म भी, आइसोमॉर्फ्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और नाम हालांकि वैज्ञानिक का कम पूछा जा सकता है, संभावित नहीं लग रहा है, लेकिन आइसोमॉर्फ्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी में जरूर आता है, आइसोमॉर्फ्स। अब जैसे मैं आपसे कहूं ZnSO4.7H2O, ठीक है, ये FeSO4.7H2O, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं या नहीं है? यस और नो। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए K2SO4.Cr2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ऐसे ही पूछा जाए K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपके एग्जाम्पल जो हैं वो आइसोमॉर्फ्स के हैं। हाँ, ये एलम क्रोम एलम है, ये पोटाश एलम है। ये आपकी क्रोम एलम कहलाती है, ये क्रोम एलम है, और ये आपकी पोटाश एलम है। जी, पोटाश एलम है, ठीक। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ऐसे कुछ चीजें भी, जैसे मैं आपको हिंट दे दूं तो मेरी वीडियो पर ना रहना, मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग आप चलना। तो ये भी नोटिस करते चलना कि सर ने ये पढ़ाया है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ चीजों पर नजर हम लोग डाल लें। ये हमारा है व्यू आज का, ठीक है, कि अगर मैं याद दिलाऊंगा तो आपको याद रहेगा। इसी के तरीके से आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीनों बॉन्ड मिले, जिसमें तीनों बॉन्ड आपको मिल जाए, जिसमें तीनों बॉन्ड मिले, तीनों बॉन्ड दिखें, ठीक है, बॉन्ड हो, कुछ भी लिख दो। अब इसमें एक एग्जाम्पल तो आपको NH4Cl का याद रखना है, ठीक है, NH4Cl का याद रखना है, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक। और दूसरा, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें आपको आयनिक भी दिखे, कोवेलेंट दिखे, ठीक। जैसे एक आयनिक भी बॉन्ड हो, आयनिक भी हो, और कोवेलेंट भी हो, और कोवेलेंट भी हो, कोवेलेंट, तो आपको वहां पर कैल्शियम कार्बाइड का नाम भी याद रखना है। कैल्शियम कार्बाइड, जी। अमोनियम कॉपर सल्फेट भी रहता है, जी। 5 हेप्टाहाइड्रेट ये भी रहता है, ठीक है।
CuSO4.5H2O भी होता है, बिल्कुल सही है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जनरल में आपसे बात करता चल रहा हूं, ये बात आप नोट कर लेना। दूसरा आपको नोट करना है कुछ जरूरी बातें, बाकी तो मैंने बहुत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताए हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल वे में जो साइज होता है ना, अगर मैं कहूं आपसे LIF मैंने यहां ले लिया, उसके बाद मैं NaF ले लेता हूं, साइज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो साइज किसका, कैटायन का साइज यहां छोटा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग कैरेक्टर की लैटिस एनर्जी की बात करते हैं, लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, अभी मैं साइज की भी बात कर रहा हूं पर लैटिस एनर्जी की बात कर लूं, तो यहां पर KF मैं ले लेता हूं, इसके बाद सॉरी ये एरो इधर बनेगा, ऐसे ऐसे, हाँ सही बनाया, ऐसे बनेगा, और LI NA K और RBF, और इसके बाद आ जाता है आपका CSF। इसमें मैं आपको बोल रहा हूं क्या ये हैलाइड जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी में है, क्या लैटिस एनर्जी में है। साइज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो Li पॉजिटिव का साइज छोटा है, Na पॉजिटिव का साइज बड़ा है, K पॉजिटिव का साइज और बड़ा है, Rb पॉजिटिव का साइज ये है, और CS का ये साइज है। तो ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर हैं, किसके, लैटिस एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये नीचे वाला जो है ये आपका साइज का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये लैटिस एनर्जी का है और ये आपका साइज का है, ठीक है। याद रहेगा, इतनी बात आपको याद रहेगी, ठीक। हमसे आपको जरूर उम्मीद रहेगी कि हम आपको वो चीजें बताते रहें जो आपके एग्जामिनेशन में काम आए, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से व्यू दे पाऊं। और कुछ मॉलिक्यूल में आपको एक दो रिएक्शंस भी जरूरी हैं, उनमें आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एक्वस मीडियम में उल्टा हो जाता है, यहां कंफ्यूजन नहीं करूंगा, एक्वस मीडियम में उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्वस मीडियम में उल्टा हो जाएगा, इसलिए यहां उल्टा सीधा नहीं करूंगा, एक वर्ड बोलूंगा बस, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं। ये यहां पर नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने की है, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर मैं यहां पर ज्यादा बोलूंगा तो खट से आपके अंदर इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा जी। अभी मैं बताऊंगा ऑर्डर, अभी मैं सॉलिड, एक्चुअली मैं सॉलिड के लाइन पर चल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सॉलिड के मूड में हूँ, मैं सॉलिड के मूड में चल रहा हूँ। वो ऑर्डर आपको वहीं पर अभी पहुँच रहा हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा, वहाँ पहुँचने दीजिए अभी आपको, जहाँ मैं पहुँचूंगा वहाँ बताऊंगा आपको, बॉइलिंग वाइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बताऊंगा। यहाँ लेटेस्ट एनर्जी का कंसेप्ट मैंने लिया क्योंकि सॉलिड टच कर रहा है। अब इसके बाद करना ऐसे कहूँ कि माइंड सेटअप है कि मुझे इतना इतना बताना है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल जो मुझे उचित लगा कि भाई आपको जरूर याद रखना चाहिए, वो एग्जाम्पल है कि अगर जैसे मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2s2o3 डाई नेगेटिव ले लेता हूं, डाई नेगेटिव ले लेता हूं, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं S4O6 डाई नेगेटिव में, तो इसे यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 दिख रही है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी आएगी, जरा बताइए जल्दी से, बोलिए। यहां MnO4 नेगेटिव मैंने ले लिया, यहां पर 8H पॉजिटिव ले लिए, और यहां 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिए। यहां मैंने Mn डाई पॉजिटिव बना दिया, और यहां पर आपकी बात भी सुन रहा हूं ना, लिख भी रहा हूं, दोनों काम कर रहा हूं, 4 दूनी 8, 4H2 भी मैंने जी। यहां पर 2.5 आएगी, वेरी गुड, शाबाश प्रीति। ये इंपॉर्टेंट है कि ये बताओ कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर, ये भी बात आप याद रखना। यही गलती होगी जो आपने यहाँ +6 निकाल दी है, वो +6 नहीं आएगी, वो 2.5 आएगी, ठीक है। 4 है वहां, SO4 नहीं है, S4 है, ठीक है। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए,
वेरी गुड, शाबाश भैया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ चलो, यहाँ पर 4 दूनी यहाँ +7 है और यहाँ से +2 हो गई है, और आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब यहाँ पर आपने हाँ, सल्फर 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ आपका रिडक्शन हो जाएगा। ये बात भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की संभावना बन जाती है एग्जामिनेशन में। दूसरी चीज है कि आपको याद रखना पड़ेंगे इलेक्ट्रोड्स, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक तो नर्स्ट इक्वेशन जरूर पढ़ लेना, नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पूरी रिएक्शन रिडक्शन पर मैं पढ़ाता हूं, और आप भी उम्मीद करते हैं कि रिडक्शन पर ही पढ़ाते होंगे, तो इसको मैं रिडक्शन में ही याद करवाता हूं, बाकी आपको अपने ढंग से चेंज कर लेना है। फिर एक फार्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल वाला भी याद कर लेना है, जो बहुत जरूरी है और इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, तो ये ई सेल की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, तो फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है इसमें ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन। जी जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे भी देंगे, 10 मिनट का देंगे, टेंशन ना करिएगा। एन लॉग यहाँ पर हो जाता है केसी। अब इस फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में, और बाकी मैंने बहुत जरूरी फार्मूले आपको बताए भी हैं, तो इनको, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपको नाश्ते का समय मिलेगा, हम भी एक बार चाय मार देंगे, तो ये वाला फार्मूला भी आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जामिनेशन में। और एक याद कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप खासकर रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग याद करना। यहाँ पर जो मैं बोलूँगा, एक तो Li पॉजिटिव का याद कर लेना, Li पॉजिटिव, दूसरा आप हाइड्रोजन, तीसरा जिंक डाई पॉजिटिव, कॉपर डाई पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, और एक और Au ट्राई पॉजिटिव। तो इनको आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में संभावित है कि इन पर क्वेश्चन चले, ठीक है। मतलब इनको आपको रोकना नहीं, इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल इन पर ध्यान हमारे पढ़ाने के बाद भी आपको देना है कि नहीं सर ने बताया था, इसलिए हमें इसे पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कौन सा समय क्या बनेगा, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, कौन सा शब्द हम लोगों के लिए वरदान साबित हो जाएगा, ये आपको भी जानकारी नहीं है और हमें भी नहीं है। इसलिए हमारी हर बात को आप इम्पोर्टेंट बात मान करके ही चलिएगा, इससे पहले कोई बात नहीं, ठीक। क्योंकि इतना जानकार अगर हम होते तो फिर यहीं नहीं होते, कहीं और होते। तो आपको इतना जरूर हिंट करूंगा कि भैया मैं जो हिंट कर रहा हूं, इसके अलावा भी आपको कुछ बातें पढ़ लेनी पड़ेंगी, सही है, याद रहेगा ना, ठीक है। अब इसी तरीके से एसिड कंसेप्ट पर अगर हम लोग चलते हैं, तो एसिड कंसेप्ट में अधिकतर क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लेते हैं। एसिड बेस कंसेप्ट में अगर हम लोग चलते हैं तो लोग अक्सर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं फिर भी बताऊंगा जो बहुत जरूरी हैं, ठीक। तो ये सब आपका प्यार है हमारे लिए, बस बाकी और कुछ नहीं। प्रीति जी, आलोक यादव जी, बाकी भाई बहन जो भी बोल रहे हैं, ये हमारा आपका प्यार है और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं हूं और मात्र एक छोटा सा प्राणी हूं जिसे छोटी सी केमिस्ट्री का ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये यहाँ पर बेटा एक चीज जरूर याद रखना, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि H पॉजिटिव आयन मैंने यहाँ रखा,
H पॉजिटिव आयन यहां रखा और यहां मैंने रखा अमोनिया NH3। इस पर मैंने लोन पेयर दिखाया, इस पर मैंने लोन पेयर दिखाया। तो अब ये बताओ, ये इसे लोन पेयर दे रहा है ऐसे करके, तो ये एक्चुअल में पॉजिटिव किसके ऊपर चला गया? ये तो लुईस बेस हो गया, ये लुईस बेस हो गया और ये आपका लुईस एसिड हो गया। ठीक, तो ये बताओ कि आखिरकार कंडीशन आपको क्या पैदा हुई? कंडीशन हुई NH4 पॉजिटिव, ये मैंने बनाया। तो एक्चुअल में अब ये पॉजिटिव है किसके ऊपर? है किसके ऊपर ये बताओ? ये एक्चुअल में पॉजिटिव नाइट्रोजन पर है, ये हाइड्रोजन पे नहीं है, ये नाइट्रोजन पर है। कारण क्या है कि नाइट्रोजन ने तो इस इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब बेचारा हाइड्रोजन को तो मिल गया इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ये बात याद रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सोचा नहीं होगा, वो आपको बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखो, यहां लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, लेकिन दीवाने हो जाओगे आज कि ये क्या किया सर आपने, ये मैंने बना दिया, ये H पॉजिटिव अगर इसको लेता है तो ये लुईस बेस है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी बन गया। हा, ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहलाया। आया ना मजा? तो एक ऐसा कंपाउंड जो दोनों की तरह काम कर रहा है, ये क्वेश्चन खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए कि लुईस, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। कहां गया यार, वापसी ले भाई। इस तरीके से ये लुईस बेस भी आपको दिख रहा है और ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी दिख रहा है ना? आग उगल रहे हैं क्वेश्चन। आज आप वो पढ़ रहे हैं जो आपने अभी तक जिन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो ये लुईस बेस, मैं ब्रॉन्स्टेड एसिड की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं लुईस बेस की बात कर रहा हूं। ठीक, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ब्रॉन्स्टेड बेस हो तो वो लुईस बेस बन सकते हैं, संभावना है उनकी, ये बात नोट कर लेना। और एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है यहां पर, ठीक है? ये बात, जो बात एक्सेप्शन है उस पर जरा ज्यादा ध्यान दीजिए, बाकी चीजें तो यूं ही चलती रहेंगी। इसके बाद एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है हार्ड सॉफ्ट, इसकी मेरी वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट में है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट या प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल, तो इसको भी नोट करना पड़ेगा आपको, जो बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर नोट करना, इसकी पूरी वीडियो ध्यान से देखना, पूरी, कौन से, मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि कौन से हार्ड एसिड हैं, कौन से सॉफ्ट हैं, बेस हैं, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं, ठीक, कोई बात नहीं, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दे रहा हूं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं हार्ड बेस की, तो जितने भी हार्ड बेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पियर्सन प्रिंसिपल भी बोलते हैं पंकज पांडे जी, बिल्कुल सही बात है आपकी बात, मैं लिख देता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं पियर्सन, ठीक, पियर्सन प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बातें हैं। चलिए ठीक है, आपका दिल ना टूटे, क्योंकि दिल टूट गया तो फिर आगे का काम नहीं बन पाएगा। चलिए यहां बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग शार्प प्रिंसिपल में चलते हैं, जो जितने भी हार्ड, ध्यान देना, हार्ड बेस हैं, हार्ड बेस, इन्हें आप लोग एक नाम और दीजिए, हार्ड लिगेंड भी दे दीजिए, हार्ड लिगेंड भी दे दीजिए, एक नाम और जनरेट कर दिया मैंने। ठीक, अब ये एक्चुअल में क्या होते हैं? डोनर एटम होते हैं, डोनर एटम माने जाते हैं। नंबर 1, एक तो ये डोनर एटम होते हैं, एक बात ध्यान देना। दूसरी बात ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इनकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है इनकी, हाई होती है। चलो हाई भी लिख देता हूं मैं, ज्यादा होती बोल भी रहा हूं। दूसरी चीज है, इनके जो ऐसे बोलें कि इनकी जो ऑर्बिटल होती है, अगर मैं इनकी ऑर्बिटल्स की बात करूं, पोलराइजेबिलिटी कम होती है और इनकी ऑर्बिटल्स फिल्ड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं हार्ड बेस में लाऊं तो एक तो H2O आ जाएगा, सही बोल रहा हूं जगमोहन जी बताइए, OH नेगेटिव आ जाएगा, ROH आ जाएगा, जो लुईस बेस वाले जितने भी लगभग मिलेंगे आपको वो वाले सब यहाँ आ जाते हैं। R2O ईथर भी आ गया, एसीटेट आयन भी आ गया, ये निगेटिव वाले जितने भी दिखेंगे, PO4 ट्राई नेगेटिव भी आ गया, SO4 डाई नेगेटिव भी आ गया,
है ना। ऐसे ही आप देख CO3 ले लो, CO3 डाई नेगेटिव ले लीजिए, ClO4 नेगेटिव, याद हो गए होंगे अब तो, बहुत सारे याद हो गए होंगे। ये हार्ड लिगेंड्स। अब सॉफ्ट बेस कौन से होते हैं? हार्ड बेस है तो एक आपके सॉफ्ट बेस भी होंगे, इन्हें सॉफ्ट लिगेंड भी बोलते हैं, सॉफ्ट लिगेंड भी बोलते हैं। ये इनका अपोजिट याद रख लेना, अब यहां बताना नहीं है। ये एक्चुअल में डोनर एटम सॉफ्ट बेस के होते डोनर एटम ही है। डोनर एटम ऑफ हार्ड बेस मानो, ऑफ हार्ड बेस कर दो, हार्ड बेस। और यहां डोनर एटम ये भी होते हैं भाई, बेस है तो डोनर एटम ऑफ सॉफ्ट बेस मान लीजिए। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ध्यान देना, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, अब इनमें कौन से आएंगे? ये इससे नीचे वाले चलो O हटा दो, मतलब S वाले आना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो जैसे आपने R2S ले लेना, अब ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएंगे, RSH ले लेना, RSH ले लिया। ठीक, इसके बाद इसी तरीके से S वाले सब डाल दो जितने भी हैं, R3P ले लो, नाइट्रोजन लो तो P वाला ले लो। ऐसे कुछ हिंट याद कर लो ना, I नेगेटिव ले लो नीचे वाला, CN नेगेटिव ले लो, H नेगेटिव ले लो, R नेगेटिव ले लो, S वाले जितने भी H2O3 डाई नेगेटिव ले लो, एंड सो ऑन, CO, NC, ये सब आप इसमें यूज कर लेना। बेंजीन भी इसी में आता है, C6H6, और एक बता दो CH3 नेगेटिव ले लो। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल आप याद रखना। इसके बाद आपको याद करने पड़ेंगे बॉर्डर लाइन वाले। अब कुछ हिंट मिल गया आपको, नहीं मिल गया? कुछ हिंट मिल गया आपको, नहीं मिल गया? ऐसे ही हार्ड बेस हो गए, अब ऐसे हार्ड एसिड भी हो जाते हैं। ये लुइस बेस वाले जितने भी होते हैं लुइस बेस की कंडीशन में आते हैं, ये एक्चुअली में लुइस बेस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, लुइस बेस वाले होते हैं ये, ऐसे। ठीक है, अब आपको आइडिया मिल गया होगा। ऐसे ही आप बॉर्डर लाइन वाले अलग से याद कर लेना। अब यहां पर आ जाते हैं आपके दूसरे हार्ड एसिड आ जाते हैं। ऐसे मैंने पूरी वीडियो बनाई थी हार्ड एसिड, और ऐसे ही यहाँ पर दूसरे वाले आ जाते हैं सॉफ्ट एसिड। तो यहाँ पर सॉफ्ट एसिड कर लीजिए आप। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा क्योंकि वीडियो बनना अधूरापन सा रहेगा, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता सकते हैं। अब जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? ट्रांजिशन मेटल आपके सॉफ्ट में चले जाते हैं, और बाकी जितने भी मेटल्स हैं ट्रांजिशन वाले भी और एल्कली मेटल वाले जो हैं वो आपके आ जाते हैं हार्ड में। तो एल्कली मेटल के एग्जाम्पल इसमें डाल देता हूं, जैसे H पॉजिटिव भी वहीं पर लाऊंगा, Li पॉजिटिव भी यहीं पर लाऊंगा, Na पॉजिटिव भी यहीं पर लाऊंगा, और बेरिलियम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल इसी में डालूंगा, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव लाऊंगा, और उसके बाद आपके कैल्शियम भी आ जाएगा डाई पॉजिटिव, एंड सो ऑन इसी में चलेंगे। हाँ, लाइट मेटल्स जितने भी होंगे, और उसके बाद जितने भी आपके लाइट मेटल में P ब्लॉक के भी आ जाते हैं, BeF2 के सब इसी में आ जाएंगे। और इसमें ट्रांजिशन मेटल पे चले आना, जैसे Cu पॉजिटिव हो गया, Ag पॉजिटिव हो गया, Au पॉजिटिव हो गया, है ना। ऐसे Hg पॉजिटिव हो गया, Hg पॉजिटिव हो गया, और बताओ पैलेडियम Pd डाई पॉजिटिव हो गया, और Hg का दोनों ले लो, एक और पॉजिटिव वाला, एंड सो ऑन। ये सब अपना याद, ऐसे बॉर्डर लाइन जरूर याद कर लेना, बॉर्डर लाइन रट लेना, मेरे हिसाब से आप चक्कर में ना फंसना, 10-15 रट लेना, क्योंकि कभी कभी पेपर में दिक्कत आ जाती है। ठीक, तो ये बात भी आप नोट करके रखना जो बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। इसी तरीके से ओसानोविच भी याद कर लेना, ओसानोविच पढ़ लोगे ना, ओसानोविच कंसेप्ट। अब ये पढ़ा देता हूं, फिर 5 मिनट रोकूंगा, आप जब तक अपना नाश्ता कर लीजिएगा। ठीक है, ओसानोविच जरूर पढ़ लेना। ओसानोविच में क्या है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को अगर मैं देखता हूं तो ऑक्साइड्स वाले कंडीशन में आते हैं। जैसे अगर SO3 को मैं बोलूंगा और इसको मैं Na2O के साथ में रिएक्शन कराऊंगा, तो ये आपको क्या करेगा, कंबाइन आपस में करेंगे। तो कंबाइन करने का मतलब है इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्साइड्स कंडीशन में होंगे, तो ये आपका बन जाएगा Na2SO4। तो ऑक्साइड्स वाले जितने भी होते हैं, यानी कि अगर मैं कहूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये चलते हैं, तब भी कोई बुराई इसके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप बना सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा, जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और ये आपका बेसिक ऑक्साइड हो गया, ये बेस कहलाएगा।
कंबाइन कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर मैं Cl2 की रिएक्शन करा देता हूँ 2Na से, तो फिर भी आप 2NaCl बना लेंगे और ये कंपाउंड बनेगा। सॉल्ट यहाँ पर भी बन रहा है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये एसिडिक नेचर है तो ये एसिड बनाएगा और ये आपका ऑक्साइड कंसेप्ट कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। और ये यहाँ पर बेस कहलाएगा। इस तरीके के चलते तो ऑक्साइड वाले एग्जाम्पल आप अधिकतर याद रखना, जहां एडिशन ऑक्साइड का होने लगे समझ लेना काम हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्साइड बोल सकते हो आप इसे, जैसे SO4 बना है, ये O इसमें जुड़ा है आकर के ना, SO4 बना है, ये नेगेटिव पार्ट जुड़ा है, तो वही ऑक्साइड का मतलब नेगेटिव पार्ट से ही हो जाता है। ठीक, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखना, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग 2 4 5 मिनट हमसे ले लीजिए, फिर हम फटाफट आज पूरा निपटा देंगे। पूरा चलेगा क्लास, 12 बजे तक रुकेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए बहुत जरूरी कुछ बातें भी करनी है आपसे। जल्दी से 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, ज्यादा नहीं। चाय पी लीजिए आप, हम भी चाय पी लेते हैं।